25 अक्टूबर 2017 को रूजा इग्नातोवा एक प्लेन में बैठती है। ये प्लेन सोफिया बुल्गारिया से एथेंस ग्रीस जा रहा था। उसके पास सिर्फ एक सूटकेस नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड में बदलने वाला था। आज रूजा इग्नातोवा की तस्वीर FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। 2014 से 2017 के बीच रूजा इग्नातोवा की कंपनी OneCoin ने 4 बिलियन से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया था, जिसमें 175 से ज़्यादा कंट्रीज के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स शामिल थे। OneCoin की कहानी, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम बनने वाला था, वो शुरू हुआ एक सिंपल फ़ोन कॉल से। Late September 2016, I got a phone call from a recruitment company in Japan. एजेंट ने उनको एक ड्रीम जॉब ऑफर किया, जिसका एनुअल पैकेज 2.5 लाख यूरो था। They offered me, a handsome salary, a car, an apartment in both Bulgaria and in London. लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ा, बियॉन को समझ आने लगा कि कुछ तो गलत है। एजेंट ने कैजुअली कहा, सबसे पहले उन्हें ब्लॉकचेन चाहिए, अभी उनके पास ब्लॉकचेन नहीं है। बियॉन हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या ये क्रिप्टो कंपनी है? एजेंट ने बोला, हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी कंपनी है और 2 साल से चल रहा है, बस अब ब्लॉकचेन बनाना है। बियॉन को तुरंत समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। एक क्रिप्टो करेंसी 2 साल से चल रहा है और अभी तक उसके पास ब्लॉकचेन नहीं है। ये सुन के बियॉन हैरान हो गया। जब उसने कंपनी का नाम पूछा तो एजेंट ने कहा OneCoin। ये सुनते ही बियॉन को समझ में आ गया कि कंपनी सिर्फ लोगों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का दिखावा कर रही है, लेकिन असल में वो क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। सिंपल शब्दों में OneCoin एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिप्टो का नाम यूज़ कर रही थी, लेकिन वहाँ पे असली ब्लॉकचेन था ही नहीं। ये बात बियॉन के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट थे। किसी एक्सपर्ट से कहना कि एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन बनाओ, ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जैसे किसी आर्किटेक्ट से कहना कि भाई एक बिल्डिंग है जो पहले से बना हुआ है और उसमें लोग रह भी रहे हैं और अब तुम उसका फाउंडेशन डिजाइन कर दो। बियॉन को तुरंत समझ में आ गया था कि ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन नॉर्मल डेटाबेस की तरह नहीं होता है जिसको बाद में ऐड किया जाए। ब्लॉकचेन एक स्पेशल रिकॉर्ड बुक है जो हर ट्रांजैक्शन को पहले ब्लॉक से शुरू करके लिखता है, फिर ये ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल चेन से जुड़ता है, जिससे पूरा करेंसी का हिस्ट्री सेफ रहता है और इजीली चेक किया जा सकता है। ये बियॉन के लिए एक और डिस्टर्बिंग सच था। अगर OneCoin बिना ब्लॉकचेन के काम कर रहा था तो उसके प्लेटफॉर्म पे जितने भी ट्रांजैक्शन, माइनकॉइन और कॉन्फ्रेंस में सेलिब्रेट किया गया प्राइस हाइक, सब फेक था। कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर को डिजिटल IOU बेच रही थी। सब रिकॉर्ड एक नॉर्मल सीक्वल डेटाबेस में था, जिसे जब चाहे बदला जा सकता था। OneCoin के फाउंडर को ये फ्रॉड पूरा पता था। इंटरनल मेल जो रूजा इग्नातोवा और को फाउंडर कार्ल सेबास्टियन ग्रीनवुड के बीच हुई थी, उसमें सारा डिटेल था जो कि बाद में कोर्ट में दिखाया गया था। एक ईमेल अगस्त 2014 का है जहां ग्रीनवुड इग्नातोवा को सजेस्ट करता है कि मेंबर को ये सोचने दिया जाए कि वो अपने OneCoin माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि टोकन बना रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे और वो टोकन बेचने की कोशिश ना करें। OneCoin ने जो सिस्टम बनाया था वो सच में एक मास्टरपीस ऑफ फ्रॉड था। सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि लोगों को लग रहा था कि ये एक रियल क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन असल में कंपनी एक नॉर्मल डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट थी। कंपनी का इंटरनल एक्सचेंज XCoinX भी एक इल्यूजन था, और जब यूज़र ने ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन या फिर टेक्निकल इशू के बारे में पूछा तो कंपनी कहता था कि उनका प्राइवेट ब्लॉकचेन प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी है और सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे पब्लिकली ऑडिट नहीं किया जा सकता है। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का क्लेम बहुत ही चालाकी से यूज़ किया गया था। रियल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में प्राइवेसी के लिए रीज़न होता है और OneCoin ने इस आइडिया का फायदा उठाया था। बियॉन ने तुरंत OneCoin के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन के लिए ब्लॉकचेन बनाना सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज ही नहीं था, बल्कि ये एक सॉलिड प्रूफ था कि पूरा ऑपरेशन शुरू से ही फ्रॉड था। लेकिन ये रिजेक्शन बियॉन के लिए एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था, क्योंकि बियॉन को एक ऐसा चीज़ पता चल गया था जो इस मैसिव फ्रॉड को एक्सपोज कर सकता था। लेकिन OneCoin के इन्वेस्टर को ये समझाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी का समझ नहीं था। वो बस OneCoin के मार्केटिंग में फंस गए थे। लेकिन बियॉन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्क के बावजूद डिसाइड किया कि वो OneCoin के फ्रॉड को पब्लिकली एक्सपोज करेगा। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2016 में क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी अभी भी बहुत छोटी थी और एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड थी। इसी वजह से बियॉन का एक्विजिशन तुरंत टेक्निकल एक्सपर्ट और सीरियस इन्वेस्टर के बीच पहुंच गया। फिर भी OneCoin का नेटवर्क ऐसा बन गया था जहां सिर्फ वही बातें मानी जाती थी जो उनके फेवर में होता था। जो भी उनके अगेंस्ट बोलता था वो उन्हें जेलस आउटसाइडर या फिर कंपटीटर कह के इग्नोर कर देते थे।
बहुत से वन कॉइन इन्वेस्टर ने अपना पैसा ही नहीं, अपना ट्रस्ट और इमोशन भी लगा दिया था। उन्हें लगता था कि वो एक बड़े फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे जैसे बियॉन का एक्यूजिशन क्रिप्टो कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगा, दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने भी वन कॉइन के क्लेम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से सच सामने आ गया था कि वन कॉइन का ब्लॉकचेन पूरा फेक था। सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं, उनके ऑपरेशन के लगभग हर टेक्निकल पार्ट एक झूठ था। कंपनी का जो माइनिंग ऑपरेशन दिखाया गया था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। न कोई माइनिंग पूल था, न कोई स्पेशल मशीन था, ना ही वो हार्ड कंप्यूटेशनल काम था जो रियल क्रिप्टो करेंसी में होता है। रियलिटी ये था कि वन कॉइन के एम्प्लॉय मैनुअली डेटाबेस में एंट्रीज डालते थे ताकि ऐसा लगे कि नए कॉइन माइन हो रहे हैं। जब एक्सपर्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि वन कॉइन अपने कॉइन का प्राइस खुद सेट करता है, तब सब स्कैम और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। क्योंकि रियल क्रिप्टो करेंसी का प्राइस सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होता है, अलग अलग एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन वन कॉइन की वैल्यू सिर्फ वो नंबर था जो कंपनी अपने वेबसाइट पर लिख देता था। कोई रियल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता था जहाँ उनका प्राइस डिसाइड हो सके। 2017 तक टेक्निकल प्रूफ इतना स्ट्रांग हो गया था कि डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं था। मल्टीपल ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट ने इंडिपेंडेंटली कंफर्म कर दिया था कि वन कॉइन के पास कोई भी रियल ब्लॉकचेन नहीं है, न कोई पब्लिक लेजर है और ना ही उन्होंने कभी कोई जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी बनाई थी। जैसे जैसे वन कॉइन का टेक्निकल झूठ सामने आने लगा था, बिलियंस ऑफ डॉलर एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ था जो केवल वन कॉइन के डेटाबेस एंट्रीज के रूप में एग्जिस्ट करता था। फ्रॉड की टेक्निकल बातें एक्सपर्ट को समझ में आ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर कहानी अलग ही चल रहा था। हर कॉन्फ्रेंस, फ्लैशी इवेंट और नए लोगों के जोड़ने की कोशिश के साथ वन कॉइन का जाल और तेजी से फैलता गया। 2016 तक वन कॉइन एक बड़ा मल्टीनेशनल पिरामिड स्कीम बन चुका था, जिसमें एस्टिमेटेड 3 मिलियन इन्वेस्टर 175 कंट्रीज में थे। यूरोप से लेकर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर जगह। ये नेटवर्क इतनी तेजी से ग्रो हुआ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल था। एक प्रमोटर नए लोग को इस स्कीम में ज्वाइन करवाता और जब ये नए लोग कॉइन खरीदते तो प्रमोटर को पैसा यानी कि कमीशन मिलता। उसके बाद ये नए लोग और लोगों को ले आते इस स्कीम में और वो जब कॉइन खरीदते तो ऊपर वाले प्रमोटर को भी अगेन कमीशन मिलता। इस तरह से हर लेवल पर लोग नए मेंबर लाते रहते हैं और पैसे का फ्लो लगातार चलता रहता। इसके अलावा सब सहारा अफ्रीका में, जैसे युगांडा खास तौर पे 2015 से 16 के बीच वन कॉइन एक्टिविटी का सेंटर बन गया था। लोकल लोग जैसे टेलीकॉम शॉप ओनर और मार्केट स्टॉल वेंडर नेटवर्क में शामिल हो गए थे। एक तरफ अफ्रीका जैसे रीजन में वन कॉइन ग्राउंड लेवल पर फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में रूजा इसे एक ग्लोबल रिवॉल्यूशन की तरह शोकेस कर रही थी। 2016 के शुरुआत में वेम्बली एरिना में शोर मच रहा था। ब्राइट लाइट के बीच रूजा इग्नातवा स्टेज पर खड़ी थी और वन कॉइन के फ्यूचर का प्रॉमिस कर रही थी। लेकिन उसी वक्त नॉर्वे और हंगरी के रेगुलेटर ऑफिस में एक अलग ही सीन चल रहा था। नॉर्वे में इंस्पेक्टर मार्केटिंग मटेरियल चेक कर रहे थे और हंगरी में एनालिस्ट रिमोट माइनिंग सेंटर ट्रेस कर रहे थे। स्टेज पर रूजा ने अपने एजुकेशनल पैकेज अनवेल किया, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड पैकेज, और साथ ही वीडियो ट्यूटोरियल और ई बुक जो बिगनर को ब्लॉकचेन और ट्रेडिंग मास्टर बना देगा। लेकिन असल में ये सिर्फ रीब्रांडेड फ्री ऑनलाइन कंटेंट था। स्टेज पर रूजा कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि आज हम 2 मिलियन एक्टिव यूजर क्रॉस कर देंगे। वेम्बली शो के बाद वन कॉइन अपनी पॉपुलैरिटी के टॉप पर था, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती गई वैसे वैसे रेगुलेटर और पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ने लगा। यूरोप के रेगुलेटर ने इस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। इसी वजह से वन कॉइन का किस्सा बिल्कुल एक थ्रिलर फिल्म की तरह चल रहा था। लॉस एंजल्स के क्राउडेड एयरपोर्ट से लेकर साउथ वेस्ट एशिया तक हर जगह लॉ इन्फोर्समेंट रूजा इग्नातवा का पीछा कर रही थी। 2018 में बुल्गारियन पुलिस ने सोफिया और प्लोदिन में रेड किया। सेफ हाउसेस, ऑफिसेस, प्राइवेट रेजिडेंट को सर्च किया गया। हर फोन और ईमेल अकाउंट ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन इन ड्रामेटिक रेड के बावजूद इन्वेस्टिगेशन बार बार डेड एंड पर पहुंच जा रही थी। 2018 के एंड तक लोगों का भरोसा बुल्गारियन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन पर कम हो गया था। अर्ली 2019 में एक ब्रेक थ्रू मिला। कॉन्स्टेंटिन इग्नातवा, रूजा का भाई और वन कॉइन का आर्किटेक्ट, दुबई से लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंड किया। US DOG और FBI महीनों से उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था और कॉन्स्टेंटिन को अरेस्ट कर लिया गया और उसके डॉक्यूमेंट और ईमेल से इन्वेस्टिगेटर को वन कॉइन के पैसे का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा प्राइज, रूजा इग्नातवा अभी भी गायब थी। US प्रोसिक्यूटर वार्न कर रहे थे कि हो सकता है उसने नया आइडेंटिटी बना लिया हो, फेक डॉक्यूमेंट और करप्ट ऑफिशियल की मदद से। बुल्गारियन अथॉरिटी भी मानते थे कि ये केस ऑलमोस्ट रुक गया है। न एसेट सीज हुआ, न ही रूजा का कोई ट्रेस मिला। इस मिस्ट्री के बीच अलग अलग थ्योरीज बनी है। एक ग्रुप मानता है कि रूजा अभी भी जिंदा है और अंडरग्राउंड है, दुबई के लग्जरी अपार्टमेंट में छुप कर रह रही है, और दूसरा ग्रुप का कहना है कि वो मर चुकी है।
ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट अभी भी क्रिप्टो एक्सचेंज सेल कंपनीज, पासपोर्ट फ्रॉड और अनयूजुअल फ्लाइट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है, ये सोच के कि शायद आज नहीं तो कल रूजा इग्नातवा पकड़ी जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।